Hello student, welcome to the second lecture of Geography Chapter 2 Forest and Wildlife Resources. Today we are going to discuss about the topic Flora and Fauna. As we have studied in the previous lecture that in the world we have 87,000 plus animal species and 47,000 plus plant species, in which about 15,000 plant species are only found in India. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कि इस तरीके का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है या बायोलॉजिकल जो सिस्टम है यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्स पाया जाता है। एक ऐसा रिच कंट्री है जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भारत में ऐसे बहुत सारे जानवर, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं, दुनिया के किसी भी भाग में नहीं पाई जाती। इसीलिए कहा गया है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर उसका बायोलॉजिकली सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ के फ्लोरा और फाउना जो है हमारे देश में पाई जाती है। तो IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज को 6 कैटेगरीज में बांटा गया है उनके एग्जिस्टिंग के अनुसार। सबसे ये जो 6 कैटेगरीज है वो है नॉर्मल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये सभी को कैटेगराइज किया गया है जिस तरीके से वो अपने सराउंडिंग में या इस दुनिया में पाए जाते हैं उनके आधार पर। आपने साइंस के बुक में रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ा होगा। तो रेड डेटा बुक ऐसी एक किताब है जिसमें कि दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी जानवर या पेड़ पौधे हैं जो या तो इंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट है या वल्नरेबल है, उन सभी को एक कैटेगराइज किया गया है और उन सभी का एक लिस्ट बना के वो डेटा बुक में डाला गया है ताकि इन सारे चीज़ों का कंजर्वेशन किया जा सके। उसी के आधार पर ये जो IUCN है ये एक इंटरनेशनल काउंसिल है जो कि पूरे विश्व में नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने का अलग अलग तरीका, अलग अलग नियम और कानून जो है वो निकालता रहता है ताकि कि दुनिया के जितने भी नेचुरल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन किया जा सके। हम लोग अब एक एक टॉपिक को एक एक बार में समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल स्पीसीज या ये सारे जो स्पीसीज है वो कैसे, किसको हम लोग इन सारे स्पीसीज की कैटेगरीज में रख सकते हैं और इनका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो पहला जो है वो है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज वैसे स्पीसीज जिनका पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या उनके सर्वाइवल के हिसाब से सही रूप में है और जिनका मात्रा जो है आसपास के क्षेत्रों में सही तरीके से पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कैटल, मतलब जो हम लोग घर पे या लोग जो पालते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो। उसके बाद आपका डॉग, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम लोग नॉर्मल स्पीसीज में रखते हैं जिनका सर्वाइवल ठीक ठाक चल रहा है। दूसरा इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि अब धीरे धीरे खत्म के करीब करीब होते जा रहे हैं। अगर इसी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता रहा तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये सारे स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इंडियन वाइल्डलाइफ, लायन टेल्ड मैक्यू, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। आप अगर अपने आसपास सराउंडिंग में देखेंगे तो पाएंगे कि पहले आप गोरैया, या जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं गोरैया या स्पैरो, पहले बहुत मात्रा में पाई जाती थी, देखी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे इंडेंजर्ड स्पीसीज के तरफ अग्रसित हो रहा है। इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में उसको माना जा सकता है। तीसरा स्पीसीज जो है वो है वल्नरेबल स्पीसीज। ये ऐसे स्पीसीज हैं जो कि जिनका पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो है ये स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में या इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरीज में चला जाए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया गोरैया के बारे में, जिस तरीके से उसका पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, या हम लोग जो हमारे आसपास में जो मैना हम लोग देखते हैं उनका भी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये स्पीसीज जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में समझा जाने लगे। वैसे स्पीसीज को हम लोग वल्नरेबल स्पीसीज के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एशियाटिक एलिफेंट, जो कि ऐसा एलिफेंट जो सिर्फ एशिया में पाई जाती थी, और गैंगेटिक डॉल्फिन, ये ऐसा एक डॉल्फिन होता है जो सिर्फ गंगा में ही पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अभी वल्नरेबल है, मतलब इनकी संख्या, पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जिस तरीके से कम हो रही है अगर वैसे ही कम होता गया तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में मनोनीत कर दी जाएगी। चौथा जो स्पीसीज है उसको हम लोग रेयर स्पीसीज बोलते हैं। वैसे स्पीसीज जो कि जिनका पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, और ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे स्पीसीज, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल्स का वो हो सकता है कि या तो वो इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरीज में चला जाए अगर इसी तरीके का जो उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रही है, उसी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट अगर पड़ता रहे तो ऐसे स्पीसीज जो इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरीज में जा सकती हैं उनको हम लोग रेयर स्पीसीज के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हिमालयन ब्राउन बियर या डेजर्ट फॉक्स। हिमालयन ब्राउन बियर, जैसे कभी आपने देखा होगा बाहर में गांव में लोग भालू को लेके घूमने के लिए आते हैं, या भालू पालने वाला जो होता है वो भालू को लेके आता है। अगर आपने देखा होगा मोगली, जो कि बहुत अच्छा फिल्म भी थी, एक सीरियल भी आती थी, उसमें जो भालू था, जो ब्राउन बियर था, वो भी आज धीरे धीरे उसकी संख्या जो है बोल सकते हैं कि कम होती जा रही है, और उसको रेयर माना जा रहा है। उसको जो है ऐसा समझा जा रहा है कि वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब पांचवा जो स्पीसीज है, पांचवा जो कैटेगरी है वो है एंडेमिक स्पीसीज। ये ऐसे स्पीसीज है जो किसी खास क्षेत्र में ही पाई जाती है, या बोल सकते हैं कि किसी खास रीजन में, किसी खास देश में पाई जाती हैं। उनको हम लोग एंडेमिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में 1500 प्लस ऐसे कुछ पेड़ पौधे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में ही पाए जाते हैं। तो वैसे पेड़ों को हम लोग एंडेमिक स्पीसीज के रूप में जान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अंडमान तिल और निकोबार पिजन, ये कुछ ऐसी पक्षियां हैं या ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ खास एक क्षेत्र में ही पाई जाती है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ और लास्ट, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। वैसे स्पीसीज जो किसी खास क्षेत्र से, देश से, या बोल सकते हैं कि उस कॉन्टिनेंट से, या ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा दुनिया से विलुप्त हो चुका हो, वैसे स्पीसीज को हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि डायनासोर, जो अब दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मोगली वाला फिल्म के बारे में, उसमें एक जो चीता होता है जिसका नाम बगीरा होता है, ब्लैक पैंथर, तो एशियाटिक चीता भी अब ऐसा एक एक्सटिंक्ट जानवर के रूप में समझा जाता है। इसके अलावा पिंक हेडेड डक, कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि अब हमारे देश से या इस पूरी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब इसमें एक ये सवाल आता है कि इसके क्या क्या कारण हैं, क्या ऐसी परिस्थितियां हुई, किस लिए ये सारे जानवर इस तरीके से एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, इस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, उसके कारणों को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिसके कारण आज हमारे देश से, दुनिया से ये जो प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज है वो डिप्लीट होती जा रही है। सबसे पहला आता है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन नीड्स। हम मानवों का इतना ज़्यादा नीड बढ़ता जा रहा है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्स का दोहन करने लगे हैं। हर एक चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करने लगे, जिसके कारण नेचुरल रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, साइंटिफिक एंड कमर्शियल, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्टिविटीज़, ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसके कारण जो है पेड़ पौधे को ख़त्म किया जा रहा है। जो भी जंगल वगैरह है उनको काट के एग्रीकल्चर, खेती के लिए बढ़ाने का काम किया जा रहा है। साइंटिफिक और कमर्शियल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, माइनिंग के द्वारा जो है जो मिट्टी है या जो जंगल है, जो आसपास का क्षेत्र है, वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है। तीसरा, अनइक्वल एक्सेस। अनइक्वल एक्सेस का मतलब कि सभी लोगों के पास रिसोर्सेज को एक्सेस करने का एक जैसा अधिकार नहीं है। और इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, किसी के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका
जिनके पास इतना ही अधिकार है या जिनके पास उतना सोर्स नहीं है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर पाए। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि वैसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिससे कि जो एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। तो इन सारे चीज़ों को कंजर्व करने के लिए, चाहे इनके कंजर्वेशन में सरकार की क्या हिस्सेदारी है, सरकार का क्या रोल है, तो गवर्नमेंट ने 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत कि जानवरों की सुरक्षा को मद्देनजर या जानवरों की सुरक्षा के तहत ये कानून बनाया गया और लोग जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए सारे जितने भी रिजर्व्स थे या वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी उनको नॉमिनेट किया गया और वहां पर उनको बसाया गया, बोल सकते हैं कि उनको सुरक्षा दिया गया। दूसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन ऐसे जानवरों को जिसका इस्तेमाल लोग पोचिंग के आधार पर कमर्शियली इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है, जैसे कि राइनोसोरस, टाइगर, स्नेक, इनको मार के इनके चमड़े को या इनके पार्ट्स को काट के उनका दूसरा चीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी सैंक्शन किया या अनाउंस किया, जिसमें से कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट राइनोसोरस, प्रोजेक्ट पीकॉक, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे खास तरीके के जानवरों को बचाने की कोशिश की गई। 1980 और 1986 में ऐसे कुछ जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग बोल सकते हैं या वैसे चीज़ें, वैसे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बटरफ्लाई, मोथ्स, ड्रैगन फ्लाई, इनको भी ऐसे लिस्ट में जोड़ा गया। और 1991 में पहली बार पूरे भारत का मात्र 6 ऐसे प्लांट स्पीसीज थी जिसको कि इस लिस्ट में जोड़ा गया। तो ये था हमारा ये टॉपिक फ्लोरा एंड फाउना। अगले टॉपिक में हम लोग फॉरेस्ट और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।